आज हम लोग एंटोन चेखव की कहानी द डार्लिंग पर बात कर रहे हैं। द डार्लिंग 1899 की पब्लिश है, 1899 की, अगर हम गूगल के हिसाब से चलें उस समय। और यहाँ पर एक जानकारी और दे देता हूँ कि चेखव की 7-8 जो उल्लेखनीय कहानी है उसमें से 2 उसी साल 1899 में द लेडी विद द डॉग, जो मुझे लगता है कि ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। कमाल की कहानी, सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। मतलब दोनों एक ही वर्ष में प्रकाशित हैं और दोनों ही उनकी कालजयी कहानियों में से। अब हम द डार्लिंग पर आ जाते हैं। द डार्लिंग एक पात्र प्रधान कहानी है और कुछ कहानी में बड़ी आपको लगता होगा कहीं कि भाई बस कुछ चीज़ हो रही है जा रही है, हो रही है जा रही है, लेकिन उसके बीच की परतों में बहुत कुछ हो रहा है जिसको आपको बाद में रियलाइज़ करके समझना पड़ेगा। और ऐसे मोटे तौर पर देखा जाए तो कि एक बड़े से मकान में बूढ़े पिता की एक सुंदर सी युवती है, बेटी है, जिसका अकेलापन कहानी में केंद्र में, और वो अपने अकेलेपन को किस तरह से भरना चाहती है, साथ ही वो जीवन को किस तरह से देख रही है, वहाँ के माहौल को किस तरह से देख रही है, और उसको प्यार से निकनेम द डार्लिंग कहा जाता है। तो उसका स्वभाव, उसका हाव-भाव उसके निकनेम के अनुरूप ही है, द डार्लिंग। तो द डार्लिंग रहते हुए डार्लिंग की जो खोज है कि मेरे जीवन में प्रेम का रेशा किस तरह से पूर्ण हो, और मैं जब प्रेम में होती हूँ तो अपने सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट के साथ रहती हूँ। तो इसी की दशा, इसी का ग्राफ खींचा है लेखक ने अपनी कहानी में कि वो प्रेम में डूबी हुई, प्रेम में होती है, तब वो उसके अंदर की एक जीवंतता और माहौल में जीवंतता अलग तरह से उभर कर आती है। तो वो हमेशा प्रेम में रहना चाहती है और वो प्रेम में रहते हुए किसी को नुकसान नहीं करना चाहती। ये गजब की कॉन्ट्रास्ट खींचा है लेखक ने। और ये चेखव क्यों महान बने, ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर किसी को सही गलत बताते हुए एक युवती की यात्रा कही गई है, ओलंगा जिसका नाम है। ओलंगा को सबसे पहले अपने घर के पिछवाड़े में रहने वाले एक ड्रामा नाटक कंपनी चलाने वाले कुकिंग से प्यार होता है, और वो फटे हाल में है, और उसकी हैंड टू माउथ की स्थिति है कि बहुत ड्रामा कंपनी, नाटक कंपनी चल नहीं रही है और खेला हो नहीं रहा है, और नित्य वर्षा आ जाती है। मई जून में जहाँ से कथानक शुरू हुआ है तो वहाँ पर तो मतलब लगातार रोज़ शाम को बरसात हो रही है, और रोज़ शाम को उसको टूरिंग कंपनी, नाटक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी देना है, और भी खर्चा भाड़ा जो उसके सिर पर है वो उसके माथे पड़ रहा है कि भाई वो रोज़ परेशान हो रहा है कि भाई ये शाम के समय ही क्यों आ रही है। मतलब वो अंदर से इतना परेशान हो रहा है कि एक तो लोगों की समझ नहीं है, समझ का भी उसने कहा है कि भाई लोगों को मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो उनके समझ में नहीं आ रहा, उनकी मंशा कुछ और देखने की है, ऊपर से मौसम की मार। तो वो रोज़ उसको चिल्लाते बिलखते ओलंगा देखती है, और कहीं ना कहीं उसके प्रति एक सहानुभूति प्रकट होती है कुकीन के प्रति। और कुकीन से एक पहले तो अनकहा संवाद होता है, अनकहा संवाद के बाद वो संवाद में शब्द गढ़ते हैं, और वो शब्द गढ़ने के बाद दोनों में थोड़ा थोड़ा संवाद स्थापित होता है, और स्थापित होने के बाद उसको कुकिन की सिंपैथी से जगह एम्पैथी नज़र आने लगती है, और वो उसके प्रेम में हो जाती है। और प्रेम में होने के बाद फिर वो शादी का प्रस्ताव हो जाता है। शादी का प्रस्ताव होने के बाद फिर यहाँ राइटर ने बताया है कि जो हमारी नायिका है, ओलंगा है, वो जब किसी के प्रेम में होती है तब उसका जो पेशा होता है, उसकी जो पेशेगत चीज़ें होती है वो भी ओढ़ लेती है। मतलब आज डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बन जाएगी, आज नाटककार है तो वो नाटककार बन जाएगी, आज ड्रामा कंपनी खेलने वाला है तो वो ड्रामा कंपनी
के जो हाव-भाव होते हैं, ड्रामा कंपनी के लोग जो बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं या उनके दैनिक जीवन में जो समस्याएँ होती हैं, वो उसी तरह से बर्ताव करने लगती है। और और इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती है कि ये जो कार्य है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है और इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो वो लोगों को समझने की कोशिश करती है, टिकट काउंटर पर बैठती है, ड्रामा कंपनी के और भी जो छोटे-मोटे कार्य होते हैं वो करने की कोशिश करती है और लोगों को भी समझाने की कोशिश करती है कि इतनी मेहनत से खेला जाता है, ये होता है और उनका वैवाहिक जीवन धीरे-धीरे बढ़ता है आगे। फिर कहानी में ना कुछ रूपांतरण होते हैं, नाटकीय घटनाएँ घटित होती है। फिर हमारे कुकीन को मॉस्को जाना पड़ता है ड्रामा कंपनी के किसी कार्य से और वहाँ की जो असहनीय ठंड होती है उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में कुछ खराबी होती है और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनको तार प्राप्त होता है ओलंगा को और वो वो बड़ी क्षुब्ध हो जाती है और ऐसा लगता है कि भई बहुत जो अटूट तारा था और हम दोनों के बीच में जो गहरा लगाव था वो कहीं ऐसे भर-भरा कर नीचे गिर गया। और फिर एक जीवन में खालीपन का रेशा विद्यमान होता है, स्थापित होता है और फिर यहाँ जैसे ही उसके जीवन में खालीपन आता है तो आप देखेंगे कि उसके आसपास का सारा माहौल बड़ा नीरस सा होते जाता है। एक डलनेस है उसके माहौल में। जिस तरह से मान लो कि आप कलर थे और अब कलर ब्लाइंडनेस आ गई है या ब्लैक एंड वाइट हो गया है माहौल हमारे आसपास का। तो जैसे ही समय बीत रहा है वो थोड़े समय बाद चर्च जाने लगती है और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती है और चर्च से लौटते वक्त ही एक दिन अनायास ही उसकी मुलाकात टिम्बर व्यापारी जो लकड़ी का काम करने वाले पुस्ताव लोग से होती है। पुस्ताव लोग एक मैनेजर है लकड़ी के कारखाने में एक जगह लगा हुआ। तो वहाँ से संवाद होता है कि भाई नियति को कौन टाल सकता है, हमें तो जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको आगे का जीवन जीना चाहिए। आगे का जीवन जीने के बाद वो उनमें संवाद होता है, संवाद होने के बाद यहाँ पर उनका बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने के बाद ऐसा समीकरण स्थापित होता है कि उनके ब्याह की बात हो जाती है। ब्याह की बात होने के बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। उस टिम्बर एजेंट से उसकी मैनेजर से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो जिस तरह से पहले नाटक कंपनी खेलने वाले के साथ उसने वो हाव-भाव अपना लिए थे, तो यहाँ पर वो लकड़ी का व्यापार करने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है और उनके जीवन में क्या समस्याएँ आती है और उसके बोलचाल में अब ऐसा ही है कि भई लकड़ी का व्यापार या लकड़ी से संबंधित सारे कारोबारी, सारे मज़दूरी मेरा जीवन है और इसके अलावा मेरा कोई जीवन नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट जो राइटर ने खींचा हुआ है कि उसकी एक दिन एक सहेली आती है, वो कहती है कि संडे को तो कभी-कभी दूसरा काम भी कर लिया करो। वो कहती है कि भई ये सर्कस जाना और ड्रामा जाना तो नॉनसेंस है, दुनिया के सबसे खराब काम है, दुनिया के सबसे खराब काम है, तो हमारे पास ऐसा वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। हाँ, और वो मतलब वहाँ भी उसको वार्न कर रही है लोगों को कि तुम भी सजग हो जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना। तो फिर उन दोनों का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा चलता है। 6 साल तक उनके जीवन सुखमय बीतता है। सुखमय बीतते-बीतते फिर एक दिन अनायास ही एक घटना घट जाती है कि मौसम बार-बार अलग-अलग रूप से इसमें आता है। इसमें पड़ोस के एक गाँव से एक लकड़ी लेने जाना पड़ता है बार-बार उसको, और क्योंकि यहाँ लकड़ियाँ महँगी होती जा रही है, स्थानीय लकड़ियाँ। और एक बार ऐसे ही वो बैकयार्ड में लकड़ी का काम करने के लिए अपने आप को कम वस्त्रों में पहने चला जाता है और ठंड की चपेट में आ जाता है। ठंड की चपेट में आने के बाद उसका भी देहवासन हो जाता है। मतलब ये ट्रेजेडी ऐसी है कि बार-बार उसके जीवन में कुछ खिलता भी है और कुछ पतझड़ भी आता है उसके जीवन में, तो वो मौसम की वजह से ही आता है। कुछ खिल भी रहा है तो मौसम की वजह से, और कुछ डूब भी रहा है, तारा अस्त भी हो रहा है तो वो भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। ये बड़ी एक आयरनी है उसके जीवन में। फिर यहाँ पर एक और घटना उसके साथ ये जुड़ती है कि जब वो लकड़ी के काम से पास के गाँव में जाता था,
उसी समय पास के सराय में पशु चिकित्सक का रहना होता है और पशु चिकित्सक से उसकी कहीं भेंट हो जाती है और उसके घर में शाम के समय पत्ते खेलना या चाय पर गपशप करना अन्य काम के लिए वो आता जाता रहता है। स्मरणीय उसका नाम होता है और पशु चिकित्सक से एक हल्की फुल्की मैत्री हो जाती है उसकी। मैत्री होने के बाद फिर उसके जीवन में जो मैनेजर के जाने के बाद, लकड़ी के व्यापारी के जाना मैनेजर के जाने के बाद जो एक खालीपन आया उसको भरने के लिए वो पशु चिकित्सक के साथ संग जीवन बिताने का बारे में विचार करती है। वो कहता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और खारकों में मेरा बच्चा और बीवी रहते हैं। फिर भी एक पशु चिकित्सक के साथ एक तरह का लगाव उत्पन्न होता है और वो घर के बैकयार्ड में कहती है कि आप कम से कम घर के अहाते में पिछले वाले भाग में रहिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब उसका कामकाज है, पशु चिकित्सक है और वो फौज में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उससे पेशे से जुड़े लोग आते हैं तो वो उनको भी सलाह देने लग जाती है या कोई ना कोई राय इस तरह से देती है कि मानो वो खुद भी डॉक्टर है और पशुओं की बहुत अच्छी जानकार है। और यहाँ इस मामले को लेकर दोनों के बीच में एक हल्की झड़प भी होती है। तो फिर वापस बहुत समय के लिए वो पशु चिकित्सक उसकी बदली होती है और वो कहीं चला जाता है। जाने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसके जीवन में फिर एक मौसम बदलता है। फिर एक मौसम बदलने के बाद यहाँ एक टाइम गैप एक बड़ा बताया है राइटर ने कि उम्र उसकी हो रही है, वो पक रही है। मतलब उसकी उम्र पकती जा रही है और उस यौवन से होते हुए धीरे धीरे वो प्रौढ़ होने की अवस्था में बढ़ रही है और उसके बाल कुछ सफ़ेद हो रहे हैं और उसका जो आकर्षण था वो थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। तो यहाँ पर फिर वापस एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वो देखता है कि पशु चिकित्सक उसका बेटा और बीवी आते हैं उससे मिलने के लिए और वापस वो थोड़ी खुश होती है। पहले थोड़ी मायूस भी होती है, फिर एक बार वापस खुश भी होती है कि चलो कुछ तो आया। उसे लगा पशु चिकित्सक ही आएगा, लेकिन वो अपने परिवार के साथ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर ऐसी घटनाक्रम होता है कि उसके बेटे साशा को यहाँ पर पढ़ाने का निर्णय लिया जाता है कि भाई साशा तो अब यहीं पढ़ेंगे और साशा को किसी जगह रहने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रस्ताव सामने से रख देती है कि भाई साशा का भरण पोषण मैं करूँगी और आप अपने जो ड्यूटी का स्थान है वहाँ चले जाइए। उसकी पत्नी भी खार को वापस लौट जाती है और यहाँ से उसके जीवन में मातृत्व प्रेम या एक बच्चे के लिए प्रेम होता है, उसका डायमेंशन भी राइटर ने विकसित किया है। और अब वो हाई स्कूल में का जीवन कैसे होता है, स्कूल का जीवन कैसे होता है, बच्चों के भरण पोषण पालन में क्या कमियाँ रह जाती है या क्या एक अच्छे माता पिता होने के लिए हमको क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, रास्ते में बाज़ार में या जहाँ भी जाती है लोगों से यही बातें करती है। मतलब अब उसका जैसे इस रंग को उसने ओढ़ लिया है कि वो पेरेंटिंग की बहुत बड़ी काउंसलर बन गई है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो अंत में घटनाक्रम ऐसा मुड़ता है कि एक साशा को पढ़ाते पढ़ाते वो अब साशा से इस हद तक लगाव कर बैठी है कि अंत में कहानी के अंत में पशु चिकित्सक लौटता है और पशु चिकित्सक के लौटने के बाद वो देखती है कि कहीं साशा को ये ले जाने तो नहीं आया है और साशा को दूसरे कमरे में देखकर सुकून महसूस करती है और कहानी में अंत का एक वाक्य है, वहाँ कहानी खत्म होती है। तो कि भाई डार्लिंग का जीवन पूर्ण होता है जब वो किसी के प्रेम में होती है या प्रेम लुटाती है या प्रेम न्यौछावर करती है। और डार्लिंग लोग उसको किसी भी तरह से जज करें, लेकिन डार्लिंग हमेशा लोगों को प्रेम बांटती रहे। ये कहानी बोलिए। हाँ बिल्कुल। The internship of the Russian writer of 1800 से 1840 या 1940, 1806 से 1940 या फिर क्या है उनका जो मतलब जो है 1904 में तो डेथ हो हाँ गई। 1940 है ना। हाँ तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ।
तो उनके हिसाब से मैं उनके काफ़ी फेमस है, तीन प्लेस है, द लेडी एंड द डॉग वाला था, और एक और आपने बताया था ले रही है वो स्टोरी। स्टोरी Short story. हाँ, तो इनके जो तीन प्ले हैं वो है अंकल मानिया, थ्री सिस्टर्स और चेरी ऑल्सो, जो आज तक परफॉर्म किए जाते हैं और लोगों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमने जो है स्टोरी डिस्कस की, तो वो जो है वो सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन द एंड इंसान को सबको प्यार ही चाहिए होता है। तो वो यही चाहता है कि मैं लोगों में प्यार बांटूं ताकि मुझे भी वो मिलता रहे। और लोनलीनेस एक ना चाहते हुए भी इंसान के अंदर वो एक प्रॉब्लम बनी जाए। वो नहीं चाहता है कि वो अपने आप को लोनली फील करे, लेकिन वो ग्रुप में बैठे हुए भी कई बार ऐसा होता है कि वो अपने विचार नहीं रख पाता है, या वो लोगों में चाह के भी घुल मिल नहीं। तो वो एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है। फिर वो सब जगह हर जगह प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो हर इंसान को मानता चला जाता है, चाहे वो बोले कि ये गलत है, दिन हो रहा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। मतलब वो जैसे रात हो रही है और वो अगला बोल रहा है दिन है, तो वो दिन की तरफ ही मिलेगा। कहने का मतलब ओलेंगा का जो भी कैरेक्टर था वो भी यही कहना चाह रहा है कि मतलब वो प्यार इसीलिए देना चाहती है क्योंकि उससे वो प्यार अभी तक अपने पिता से मिल रहा है, लेकिन अब उसके जीवन में उसे वो प्रेम देने वाला, उसे वो प्यार देने वाला अब कोई नहीं है। तो अब वो चाहती है कि वो अपना प्यार न्यौछावर करे जो अब उसके पास बच चुका है। तो वो चाहती है कि अगर वो न्यौछावर करेगी तो वो किसी न किसी तरह से लौट के आएगा। हालांकि ऐसा दिखाते नहीं है राइटर कि वो चाहती है कि उसे वापस प्यार मिले, क्योंकि उसका नाम डार्लिंग क्यों रखा गया है, क्योंकि उसे तो लोग कहीं पे भी जाए उसे पसंद ही करते हैं। जैसे कि हमने एंड तक भी देखा था कि बीच में भी जो जब वो मॉस्को वाला वो जो होता है जो टिम्बर वाला जो कारपेंटर होता है जो, और उसके टाइम पे जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी लोग उसे एक तरीके से पसंद ही करते थे, उसके लिए कभी लोगों ने गलत नहीं बोला। क्योंकि वो ओलेंगा थी जो कि सबके बीच में ऑलरेडी फेमस है। क्यों फेमस है और सबसे पसंद की जाती है, क्यों? क्योंकि वो प्यार बांटती है लोगों में, उसने कभी लोगों का गलत नहीं किया। तो हमने इन द एंड तक यही देखा कि वो क्राइसिस में भी है एक तरीके से। ऑथर ये भी दिखाते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, क्योंकि वो अपना प्यार बांटती है तो मतलब कि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसे दिखा रहे हैं वो ऑथर जो है वो, कि मतलब वो समझाना चाह रहे हैं कि वो अपना नेचर नहीं लाती, मतलब खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेवलप नहीं करती। वो बस लोगों के बातों को, जैसे अब थिएटर का था पहले सबसे शुरुआत में, तो वो थिएटर के लिए ही लोगों को आगे तक तो मोटिवेट करती रहती कि नहीं थिएटर देखना चाहिए, थिएटर बहुत ज़रूरी है। और फिर वो एकदम से जब देखते हैं हम कि वो प्लाईवुड वाले मतलब वो जो कारपेंटर से उसकी जब शादी हो जाती है 6 साल तक उसकी जो शादी चलती है, उस टाइम आपको ध्यान तो किसी ने उसको बोला भी था कि संडे को आप जाइए कीजिए थिएटर या सर्कस देखने, लेकिन वो कहती कि नहीं ये सब क्या काम का है, ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं, ये एक तरीके से वेस्ट ही है। तो मतलब वो दिखाते हैं कि इतना जल्दी वो आइडेंटिटी क्राइसिस ले आती है वो अपने आप में, वो अपना खुद का विचार नहीं रखती। क्यों? अब वो उसके साथ में है तो वो उसका कारपेंटर का सोचिए, वो जहाँ जाती है उनके लिए सोचने लग जाती है। अब साशा के साथ भी वो होती है, तो एंड तक भी वो यही चाहती है कि साशा कहीं ना चले, साशा वहीं रहे। साशा के टाइम पे हम देखते हैं कि उसका जो नेचर है वो थोड़ा नर्चरिंग रूप में निकल के आता है, थोड़ा माँ वाली फीलिंग आती है। बाकी हेलो सर। बाकी उसका ये सर आप हाँ अटेंड साशा के रूप में उसका वो नर्चरिंग नेचर निकल के आता है, वो माँ वाला प्यार। वरना वो सब में प्यार तो चाह रही थी, पर वो उसके साशा पे वो माँ की तरह प्यार होता कि ताकि वो बच्चा वापस दूर ना हो जाए।
इन द एंड उसके पास में वो वापस नीरस जिंदगी से वो वापस नॉर्मल लाइफ में आने के लिए साशा उसकी लाइफ में एक रे ऑफ होप बन जाता है इतने टाइम बाद में, जिससे वो वापस अपने आप को थोड़ा सा बेटर अलाइव फील करने लगती है। हाँ अब मेरी जिंदगी वापस थोड़ी सही हो रही है, तो वो चाहती है कि साशा कहीं ना जाए। वो जब और मॉस्को से जब मॉस्को नहीं वो कहाँ पे जाता है, जो पशु चिकित्सक जो होता है वो कहाँ जाता है, साइबेरिया। साइबेरिया। हाँ तो वो जब वहाँ से वापस आता है तो वो भी एक तरीके से रे ऑफ होप ही है उसके लिए, क्योंकि वो साशा को लेके आ जाता है। तो वो साशा को देख के वो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी लाइफ में ऐसा कोई है जो अब नहीं है यहाँ पे। आप बताइए। मैंने जैसे कल रात को पढ़ी थी, कोई बात नहीं, जो भी आपके मन में विचार है। मैंने इस कहानी को ऐसे समझा है सर, इसके 2-3 एस्पेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल, एक फिलोसॉफिकल और एक अभी बिजनेस का मोटा देख लिया जाएगा। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऐसा है सर कि ये जो इसकी हीरोइन है, उन्होंने डार्लिंग नाम दिया है, ओलेगा, तो इनका जीवन लीनियर ना चल करके उतार चढ़ाव में चलता रहता है। इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऐसे है कि इसकी लाइफ में हर बार लव के लिए वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसको भरने के लिए ये किसी न किसी को ढूंढती है, किसी से आशा करती है, लेकिन फिर से वो डाउनफॉल आ जाता है, फिर से रेज होता है, फिर से डाउनफॉल आ जाता है। सही चेकअप इससे ये मैसेज देना चाह रहा है कि लाइफ कभी लीनियर चलती नहीं, लाइफ कभी सरल रेखा में चल ही नहीं सकती, ये अप डाउन में ही चलेगी। एक तो ये इसका एस्पेक्ट था। दूसरा ये एस्पेक्ट है, जब ये किसी के प्रेम में पड़ती है, तो जैसे कि वो मीराबाई का जो भजन है, प्रेम के रंग में ऐसे डूबी बन गई एक ही रूह, वो वाला सीन है यहाँ पर कि वो उसके विचारों को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, उसके खुद के कोई विचार नहीं है। तो फिलोसफी में हम पढ़ते हैं कि अस्तित्व की दुनिया में हमारा अगर खुद का कोई विचार नहीं है तो हम अस्तित्व के करीब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें क्राइसिस है इनके जीवन में। अगर इनके खुद के विचार होते हैं तो ये से इतनी दुखी नहीं रहती। अंततः जहाँ इसको ये जो कहानी एंड होती है, जो साशा जो बच्चा है वहां पर जाकर के, इससे एक बात और समझ में आती है कि आपकी जो लव की जो डेस्टिनी का अंतिम पॉइंट है, जरूरी नहीं वो हमेशा एक जैसा हो, उसका फुलफिलमेंट आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। ये इसके 2-3 एस्पेक्ट मैंने जो जहाँ तक इसको समझने की कोशिश की थी। और तीसरा इसका जो मुझे जो बड़ा अजीब पहलू लगा वो ये था कि इसमें हीरोइन का खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक बात है, अगर वो अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी या खुद का कोई इंटरेस्ट अगर वो डेवलप कर लेती, खुद के कोई विचार अगर कुछ डेवलप करती वो, तो उसके साथ ये क्राइसिस सही नहीं आता। तो वो जल्दी से है ना कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लेती। प्रेम को जाहिर करने का सर मेरे हिसाब से अब बहुत सारे वे होते हैं। प्रेम को एक ही रूप से जाहिर नहीं किया। जैसे उन्होंने है ना पहली बार 3 लोगों के साथ अपने प्रेम को बनाने की, उनके विचारों को अडॉप्ट करने की कोशिश की, अंत में फिर वो एक बच्चे के प्रेम में रही। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, ऐसा कहा जाता है फिलोसफी में कि गॉड जो है बहुत ही बड़ा एक क्रिएटर है जिसने हम सबको क्रिएट किया। अगर हम क्रिएटिव हो जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व के करीब चले जाते हैं। अगर जो डार्लिंग इसकी हीरोइन है ओलेगा, अगर वो ऐसा कुछ क्रिएटिव वर्क करती जिससे वो उसके प्रेम में पड़ जाती, उससे उसकी खुद की हॉबी, उसके खुद के विचार, खुद सब कुछ डेवलप हो जाता, तो शायद इस क्राइसिस से वो बच जाती। ये मैंने इस कहानी में समझा। बहुत बोला आपने, बहुत सा बोला। नहीं, मैंने इस पे विचार बहुत करना नहीं, क्या बहुत बढ़िया। सर चाय लीजिए आप चाय पी नहीं, मैं तो चाय पी। हाँ बोलिए सर। तो पढ़ी होगी आपने। हाँ बोलिए मैंने कोशिश करी है, जो भी आपका विचार है हमारा पढ़ने का। उसका जो ओलेगा का किरदार है या जीवन यात्रा है, वो काफी लेसन्स है। एज एन आप ऑडियंस हमारे मुंह से जल्दी निकल जाता है, नाटक वाले और आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज में ही उसका चाइल्डहुड का थोड़ा सा ब्रीफिंग बहुत नाइस, दैट शी वाज हेवीली अटैच्ड विद हर फादर आल्सो। तो उससे पिताजी का प्यार बहुत देखा, एक उनकी आंट थी जो भराया करती थी वो भी, और इस सारे में लेखक ने उसका वर्णन भी किया है। चाइल्ड में वो कैसी थी, रोजे चेक्स, चनी सी, किसी को एडोरेबल एक वर्ड होता है, वो सबको पसंद आना था। जो भी उनको देखो ना, नजर
भर देखता रहेगा। और उद्भव जो हुआ उस शब्द का डार्लिंग, तब से उसकी जिंदगी में वो वर्ड एंट्री हुआ। शी वॉज लकी एडोरेबल एट डार्लिंग। तो एक तो उसके अंदर वहां से एक फीचर बनता के वो लोनलीनेस कभी सहन नहीं करता। जैसे जैसे वो शब्द का एक प्रेम आता है ना, तो उसको वो गाँव चाहिए जिंदगी, उसको सुनना पर बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अपने टीचर से वो एडोरेबल लगी, फ्रेंड ने बोला, उसने बोला। जब वो बगीचे में बैठ गई, वो कोकिल आसमान से बातें कर रहा था, तब भी वो उसकी तरफ एटीट्यूड हुई थी। उसको लगा कि अब जो फादर बीमार पड़ता जा रहा है, बिकॉज वो गुरुत्वाकर्षण वहीं पड़ा जब यहाँ का अट्रैक्शन आपका एक फोर्स कम हो रहा है ना, तो उसको दूसरे फोर्स के तलाश में है। शी फेल्ट लव विद दैट गाय। और उसकी अपनी लोनलीनेस की दुनिया ऐसी बनी कि उसने अपने स्वयं के विचार डेवलप की। वो जिसकी बनी उसकी छाया बन गई। मतलब अगर वो दुनिया से बात कर रही है, जब तो कुकिंग के साथ में थी, उसने थिएटर के लिए क्या नहीं बोला, दैट इज ब्ला, दैट इज ब्ला, ये पसंद है, आज उसको ये पसंद है, ये करेंगे तो भीड़ नहीं आएगी। कांगो और नौसी के नाटक करे तो देखते भीड़ कैसे एंजॉय करती, वो सारा मतलब टिकट काउंटर तक का एक ऑरा बन जाए तो वहाँ से उसके चेहरे की चमक लिखी थी। इतना बढ़िया ब्रीफिंग का राइटर ने लिखा है। I'm highly praised with that words writing this आसन को। जस्ट अब उनकी कुकिंग की जब डेथ हो जाती है, जो बाहर जाता है, उसके बाद फिर लोनलीनेस आता है। और जो सेकंड नंबर यार्ड का मैनेजर जब उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलता है। अब उसकी जो नंबर यार्ड की बात करने लगती है, उनकी भी जब शादी हो जाती है आपस में, जो वुमेन करवाती है बीच में आके, फिर वो नंबर यार्ड की बात की। अब उसको सब पता है, लटका क्या होता है, लकड़ी का फट्टा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में कौन सी साइड काम है, टेबल किसकी बनेगी, घर में कौन सी लकड़ी लगनी है, हमारी वगैरह खराब हो जाएगा, क्या नहीं होगा, अकाउंटेंसी बुकिंग के पास। उसके अंदर एक बहुत छोटी सी लाइन है, किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम लोग दोनों थिएटर देखने जाते हो, मैट तो टाइम वेस्ट व्हाट वाज द चेंज, व्हाट वाज द चेंज, ये सबसे ज्यादा अच्छा वो आपने लाइन पढ़ी है, तो वो उसका चेंज दिख रहा है कि वो जब हुई तो एक की इतनी शिद्दत से होके रही है कि उसके फिर वो आगे आगे की मैंडेट्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। तो डार्लिंगनेस उसके अंदर भी थी ना, उसको अवेलेबल मिलता है तो वो वापस देना नहीं जानते, इतना अच्छे से उसने प्यार दिया है। ये दोनों उसके पूर्ण प्यार रहे जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों से उसकी शादी हुई। और वहीं राइटर ने विरोधाभास और विद्युत ये लिखी है कि इन दोनों शादी से ही उसको मातृत्व मैटर नहीं। तीसरा प्यार हुआ उससे वेटरनरी डॉक्टर से, जिसके प्रति उसने खुद आसक्ति व्यक्त की कि मैं शादी करना चाहती हूँ, उनकी बात। बट उसने भी जो सारी कहानी बताई है वो जॉब करने निकल गया। डेट लव हो, हाँ मतलब जो भी था अधूरा रहा, उन्होंने शादी नहीं की। बट मातृत्व सुख उसने चाहा उसके बच्चे से, उसके बच्चे के उसकी जिंदगी में आने के बाद में जब अपनी उसके याद में वो लंबे टाइम गई तो उस दोनों पूरी बिगड़ गई। अगर आप लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गई है, शक्ल हो गई है। राइटर ने गली की डिस्क्रिप्शन से कि शेड गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, सामने लंबे पे मकान बन रहे हैं, धुंधल का है, ये सारे 4-5 वर्ड में उसकी पर्सनली बयान कर दी कि किस तरह से धीरे धीरे उसको बुढ़ापे की ओर से नहीं बूढ़ी होती, उसकी लाइफ में रस खत्म हो गया। और जिस दिन वो वापस आता है वेटरनरी डॉक्टर बताता है कि मेरे दूर बच्चे भी साथ में आए हैं, उस कारणवश मेरी वापस चली जाती है। और वो भी एक अच्छे डॉक्टर की तरह ड्यूटी में डूबा कभी 3 दिन कर सका है, कभी 4 दिन कर सका है, उस तरह से उस बच्चे के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है, उसको अपने घर में जगह देती है, उसके साथ रहती है। और तो उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अब जाके वापस फ्लरिश होती है, मातृत्व से उसको मिलने लगा है वो बच्चे के अंदर। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि उसके बचपन का सेम वर्ड डार्लिंग है उसके मुँह से निकला उस बच्चे की साक्षात। इतना ज़्यादा डेप्थ में वो उसके साथ मोहन आई, जबकि अंडरस्टैंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन। अब उसके पीछे भी जब बाकी जैसे चलती है, उसको पीछे खाना दे रही है, वो अगर मामा अकेला चला वो मैं आंटी दे रही, जब वो घर आई है सारी चीज़ें से, और उसको ना बिल्ली अच्छी लग रही है ना कुछ और अच्छा लग रहा है। इसके लिए टेलीग्राम आता है जब वो वापस पता लगता है उसकी मदद आपको बुला रही है, साथ में मदद वो टूटी। ये भी टूटने के साथ ही राइटर ने वापस एक दिया सर और दिला के हैंडल और भी हो किया स्मेल ऑफ वो हैंडल वापस देता। नाउ दैट एंड्स विद अ क्वेश्चन, मे बी स्मेल ऑफ के साथ वो वापस से जीवन शुरू करना चाहे या नहीं चाहे, बट एक वो थोड़ा धुंधल का सही वो है, धुंधली है वो बच्चे को जैसा मालूम कभी ना नहीं है। हाँ मैं उसको बता दूँ बता दूँ
क्या पता ये वर्ड उस हॉकी वजह से रिकग्निशन में आपको देखे, अगर नहीं देखती तो मुझे नहीं लगता शायद वो वर्ड्स भी अटक जाता है। बट वो बताने की जर्नी में हो बीइंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू बी ए मदर ऑफ अ चाइल्ड, जैसा उसने अपना नाम वहाँ तक की बहुत अच्छी उसने ये पढ़ के मुझे थोड़ा लगा सर, मैंने कल नाइट में पढ़ी वो प्रिंट आउट लेके आया था, मुझे फोन में पढ़ना कम पसंद आता है थोड़ा। बहुत अच्छा वर्णन दिया आपने कहानी के बारे में, आपने मन से पढ़ा है कहानी को, भी वातावरण का चित्रण किया, उसके ऊपर के साथ जोड़ते हुए गुड। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कहना चाहूँगा आप लोगों को, कुछ बातें आ चुकी है इस कहानी को। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कहानी को पहले चेखव के बारे में दो लाइनें केवल कि जो कहानी की दुनिया में दो बड़े मतलब लेखक हैं, एक तो चेखव हैं जो क्लासिक कहानियों के बारे में माने जाते हैं, और एक मोपासा का नाम आता है ना। और चेखव के लेकर के इवन यूरोपियन जगत का पूरा और अमेरिकन सोसाइटी, जबकि चेखव तो रूस के हैं, तो कहता है कि चेखव को हम पढ़ते तो लगता है कि चेखव तो हमारे हैं, मतलब उनको पढ़ते समय हमें लगता ही नहीं है कि चेखव बाहर के हैं। तो ये चेखव के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और चेखव ने कहानियों में कई चीज़ें चेंज की है। पर्टिकुलर जो ये कहानी है, ये कहानी एक आइडियल कहानी कैसे होनी चाहिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो इस कहानी को मैं ये आपको स्पेशली बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर यानी गुनावट के हिसाब से एक कहानी आइडियली कैसे हो सकता है, आदर्श कहानी कैसे हो सकता है, चेखव ने बिल्कुल डिट्टो मतलब कि एकदम से आइडियलिस्टिक कहानी रची है। स्ट्रक्चर की बात मैं कह रहा हूँ, कहानी जो है वो तो आप लोगों ने सुना दिया है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जो उसकी संरचना है, ढांचा है, बनावट की है, वो बिल्कुल आदर्श रूप में बनावट की है। आप देखिए कि मोटे तौर पर 5-6 पार्ट होते हैं कहानी के। एक्सपोजिशन, फिर इनिशिएशन, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन, और अंत में जो है वो रेजुलेशन होता है। अब जो कहानी की चीजें आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सपोजिशन आपने देखा होगा कि इन्होंने शुरू में एक सामान्य जो विवरण परिचय का हो सकता है बड़े सरस अंदाज में, जो भी चेखव है वो आगे उसके बारे में बताते हैं कि भाई कौन है, ताकि ओलेंगा की जो कहानी चल रही है एक्सपोजिशन उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। और साथ में इनिशिएटिंग जो इंसिडेंट है, तब आरंभिक घटना के बाद ओल्गा का पुलिन से प्यार होता है, विवाह होता है, ये शुरुआती घटना है। ठीक है, तो ये एक्सपोजिशन और इनिशिएटिंग इंसिडेंट है। दूसरा है राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन का मतलब होता है बढ़ता हुआ घटनाक्रम। अब घटनाक्रम में तेजी आनी चाहिए और आपको और दिलचस्पी बढ़ती है, राइजिंग एक्शन होता है तब। तो ओल्गा का जो पुलिन से प्यार हो गया, विवाह हो गया, अब बढ़ता हुआ है कि पुलिन की मृत्यु हो चुकी है। और ओल्गा का पुलास को दूसरा जो टिम्बर का जो मैनेजर है उसके साथ विवाह होता है। ये उसकी राइजिंग एक्शन कहानी को आगे बढ़ाती है। ठीक है, उसका क्लाइमैक्स कहाँ पर जाकर के है कि ओले उसकी भी मृत्यु हो जाती है, शादी हो जाने के कुछ समय उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और ओलेगा का पशु चिकित्सक जो है उसके प्रति समर्पण है, और उसके प्रति फिर जो है मतलब कि वो जैसे कि पहले थिएटर को लेकर के वो ऑब्वियसली उसके साथ हो जाती है और थिएटर के बारे में सारी बातें करती है। उसके बाद जो है वो लकड़ी टिम्बर के मैनेजर के साथ वो सारी वो संबंधी दिनचर्या उसका बन जाता है। और जब यहाँ पर ये आती है तो यहाँ पर जो है वो पशु चिकित्सा के बारे में कुछ बातें जो बोलने लगती है, वहाँ पर वो झड़क देता है, रोकता है कि तुमको कुछ पता तो है नहीं और तुम मन मर्जी वजह से बोलने लग जाती है। यहाँ पर एक पहला उसको जो है वो मिलता है, ये क्लाइमेक्स करना है, यानी कि जिसके बारे में आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में जो बात चल रही थी, ये बता रहे थे कि ओल्गा का खुद का अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। वो जो भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है उसका ही चीजें ले जाती है। हाँ, तो ये क्लाइमैक्स में है जहाँ पर कि उसके समर्पण करती है उस पशु चिकित्सक के साथ पूरा उसके प्रति, लेकिन उसको वहाँ पर झड़क मिलती है उस बात को लेकर के कि वो जब उसको लेकर के चीजें बताना शुरू करती है पशु चिकित्सा के संबंधित चीजें, तो वो गलत सलत उसको इतना समझ में आता नहीं है, क्योंकि ये तकनीकी बातें ज्यादा थी, थिएटर की बातें उतनी तकनीकी नहीं थी। क्योंकि आप देखें थिएटर एक आर्ट है, तो कला की बातें उतनी तकनीकी नहीं थी। फिर जो टिम्बर वाला बिजनेस है वो भी उतनी तकनीकी नहीं थी, लेकिन पशु चिकित्सक वाला एक साइंस है, मतलब वो उसकी तकनीकी बातें थी। तो वहाँ पर वो मार खा जाती है तो उसको झड़क भी मिलता है, वो उसका क्लाइमैक्स है कहानी का, जहाँ पर वो कहते हैं कि
तो फिर वो एक लाइन बोलती है, ऑफिस में आता है कि फिर मैं किस बारे में बात करूँ, ये लाइन बोलती है, फिर मैं किस बारे में बात करूँ, यानी कि बाकी चीजों के बारे में भी वो तो जीरो है, मतलब अपना उसका कोई विचार ही नहीं है, अपना उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है ना। अब आती है क्लाइमेक्स के बाद फालिंग एक्शन। फालिंग एक्शन में होता है कि अब जो है वो जो पशु चिकित्सक है वो चला गया है पुत्र के साथ, पहले ही बात चलती रहती है, उसकी शादी हो चुकी है पर तलाक का मामला चल रहा है और पुत्र लेके आता है कि मैं इसको पढ़ाने के लिए करने के लिए, उसको अभी वो ओल्गा के पास नहीं लेके आया है, तो ओल्गा पूछती है कि तो वो कहाँ है, उसे तुम वहाँ उसको होटल में क्यों ले आओ यहाँ पर, तो वो अपनी पत्नी को और वहाँ बुलाता है और फिर उसकी पत्नी देखती है कि वो तो पूरा अपना प्यार लुटा रही है उस ससा को लेकर के, वो तो निश्चित होकर चली जाती है ना, और इधर ये भी चला जाता है। और अब इसकी जो टर्निंग पॉइंट जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ा जाता है, सासा के रुकना होता है, और सासा का लेकर के आप देखिए कि उसमें दो बातें बीच में आई है, आपने ध्यान दिया हो तो, कि मैं उसको पढ़ देता हूँ आपको कि वो पढ़ता है तो वो कहता है सासा जोर से पढ़ रहा था, दीर्घ भूमि का हुआ भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ओलेंका ने भी दोहराया, दीर्घ भूमि का वो भाग होता है। अब देखिए चेखव है, कोई बात है जी कह रहा है तो उसका कोई मतलब होता है, आप ये मत माने कि चेखव कहते हैं अब ठीक है उसने वो पढ़ रहा है और बात को ले जाना आगे पढ़ रहा है, वो ज्योग्राफी की पर्टिकुलर बातें आई है, तो द्वीप आइलैंड होता है जो उसमें ये है, आइलैंड का क्या विशेषता होती है, क्योंकि चारों तरफ पानी होता है और वो द्वीप छोटा सा होता है, वैसा ये क्या नाम है इसको, लेकिन द्वीप परिसर यही है, उसके बारे में तो बस वो ठीक है, एक फिजिकल उसका कह सकते हैं कि अस्तित्व जरूर है, लेकिन वास्तव में उसका कोई व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं है, चारों तरफ जो लोग हैं वही उसका अस्तित्व है एक्चुअली, ये बताने के लिए उसने ये घटना कर रखा है। दूसरी चीज और आती है इसमें, आपको ध्यान हो, काली बिल्ली वाला आता है ना, और काली बिल्ली का उन्होंने मानते हैं कि ये अशुभता का लक्षण पूरी प्रमाण से, देखिए चेखव ने कितनी बड़ी सतर्कता के साथ और जीनियसनेस के साथ में चीजों को बताने के लिए, संकेतों बताने के लिए, है ना, काली बिल्ली को भी लाया, कहते हैं नहीं हट तू मेरे को ये नहीं कर सकती, मतलब कि उसको क्षणिक वाला प्यार नहीं चाहिए जो काली बिल्ली जो है उसको लगती है और उसको दिखाती रहती है। उसके बाद इसका जो है फालिंग एक्शन में आप देखेंगे कि ये सब चीजें चल रही है और इसके बाद जो है वो पालन पोषण वो उसका करती है, बिल्कुल जैसे अपना बच्चा होगा कि क्या इसके बढ़कर के। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि वो छोड़ने जाती है तो आगे तक जाती है, तो वो उससे कहता है कि वो चिढ़ जाता है सासा और कहता है कि आंटी आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो वो मैं ही खुद आगे चला जाऊंगा। ये कहानी का जो है रिजोल्यूशन है, यहाँ पर कहानी समाप्त एक तरह से हो जाती है। उसके बाद तो वही वाली बात है, जैसे अपन बटन को बंद करते हैं ना तो बाद में जो पंखा चलते रहता है वो कहानी को एक्चुअल में थोड़ा सा एकदम से तो आप बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाएंगे, कहानी मिल जाएगी, तो रिजोल्यूशन पार्ट वहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स और फालिंग एक्शन और बिल्कुल रिजोल्यूशन पूरी एकदम से आदर्श की तरह ये कहानी उन्होंने कही है, बहुत सिंपल तरीके से कही है। और इसमें टाइटल पर ध्यान दीजिए आप, इसकी टाइटल द डार्लिंग है, प्यारी है ना, जो सबकी हुए, लेकिन वास्तव में ये आयरनी टाइटल है। क्या एक प्यारी होना बहुत बड़ा गुण हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि लेखक शायद कहा नहीं है उसने, लेकिन कहने का मतलब है कि प्यारी होना पर्याप्त नहीं है, उसको इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। एक लड़की को, एक स्त्री को, एक नारी को केवल प्यारी होना मतलब उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, ये भी उसमें बात है। इस कहानी को लेकर के पहले जो इसमें अभी अपने सामने विचार है, प्रथम दृष्टया विचार आते हैं और कितना वो अपने जीवन के प्रति हुआ, तो दूसरों के जीवन में घुल मिल जाती है, अपना प्यार उल्टा देती है। तो आप सतही तौर पर या एक दृष्टिकोण से देखें तो आपको लगता है कि वास्तव में कितना त्याग और तपस्या उसको मैंने प्रेम भरा रहता है दूसरों को लेकर के, कि अपना सुबुद्ध हो जाती है। अब ये अच्छी बात है या नहीं है, जो ये मानते हैं अच्छी बात है, जो ये मानते हैं, तो उनको लियो टॉलस्टॉय ने दो चीजों को लेकर के इस कहानी की प्रशंसा की। एक तो ये बात लेकर के उसमें प्यार लुटाती है, और दूसरा इसकी बुनावट को लेकर के कि उन्होंने कहा बुनावट इतना गजब का है कि एक फीता जो होता है ना, फीता, उसको बुनने यदि एक तो अपन बाकी चीजें बुनते हैं,
एक फीता बुनते हैं, तो फीता बुनने में कितनी बारीकी से चीजें चाहिए, तो वो चेकअप ने यहाँ पर किया है, कमाल कर दिया हालांकि बुनने में इस बात को लेकर। लेकिन आपने रूसी लेखक का नाम एक और सुना होगा, मैक्सिम गोर्की। उन्होंने इसकी स्थापना की है चेकअप की, कि चेकअप ने एक ऐसे पात्र का क्रिएशन करता है जो कि बिल्कुल उसका खुद का व्यक्तित्व है ही नहीं, खुद की पहचान ही नहीं है बिल्कुल, और दूसरों की पहचान उदाहरण देकर के वो अपना जीवन जैसे व्यतीत कर रही हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो चेकअप ये दोनों आयमन प्रदर्शित जरूर होते हैं, लेकिन वास्तव में तीसरी बात लागू होती है कि वह बताना चाहता है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, व्यक्तित्व में शून्यता की तरह होता है, उसका इस तरह से बन जाता है कि होना ऐसा नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि पुरुषों को ऐसे व्यक्तित्व पसंद आते हैं। मैं यदि थोड़ा सा आपको 5 मिनट चलूँ, अपने यहाँ ही 5 मिनट चलूँ, अपने यहाँ के 2 उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, 2-3 उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब विक्रमादित्य के शासन काल में उनकी लड़की की शादी थी विद्योत्तमा की, यदि आपको याद आ रहा हो तो, और उसकी शर्त थी कि वह उसी से शादी करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा, और सारे पंडित सारे विद्वान व्यक्ति उससे शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। तब उन्होंने क्या निर्णय लिया है कि इसकी एक घोर मूर्ख से शादी करानी है। यानी कि पुरुष वर्ग में इतना अहंकार है कि वो अपने से ज्यादा पंडित पूर्ण स्त्री को पसंद नहीं कर पाती है, वही चाहते हैं कि गुरु उसमें गुरु मिल जाए। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ, ये हर समाज में है, ऐसा नहीं है कि अपने ही समाज में है, दुनिया के हर जगह है जो ऐसे ही चीजों को जो समर्पित कर दे उनको पसंद करते हैं। गाली का उदाहरण आपने सुना होगा, याज्ञवल्क्य और गाली का, तो जनक के दरबार, तो गाली प्रश्न पर प्रश्न करती है, तो याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देने एक समय आता है जब याज्ञवल्क्य उसका उत्तर नहीं दे पाता है, तब वो क्या बात कहता है कि प्रसंग आया हुआ है, पढ़िएगा, मतलब कि प्रसंग आया हुआ है, तो वो कहती है कि गार्गी इतने प्रश्न मत कर जो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जहां पर वो नॉन प्लस रहते हैं वहां पर ये कहते हैं, यानी कि जहां स्त्री अपना व्यक्तित्व अस्तित्व को कायम रखना चाहती है, वहां पर जो है वो पुरुष उसको पसंद नहीं करता है। तो जो ऐसे धारा के लोग हैं उनको कहानी बहुत पसंद आएगी उस रूप में कि देखो कितना वो प्यारी है और कितनी वास्तव में मेरे लड़कों में डार्लिंग है और सब लोग उठा देती है। वास्तव में लेखक कहता है कि नो, टाइटल बिल्कुल टाइटल केवल सीधा साधा नहीं है, ये आयरनी भी है, मतलब कि थोड़ा सा व्यंग्योक्ति के रूप में भी थोड़ा सा टाइटल को समझने की आवश्यकता है कि जो चेकअप कहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें कुछ बातें आपको मैंने इसलिए आपके सामने लाया मैं कि जो कहानी की जो सैद्धांतिक बातें हैं वो भी याद है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है बनावट के रूप में। और इसके अलावा चेकअप जो अलग अलग चीजें कहते हैं, वातावरण का उल्लेख उन्होंने किया और कुछ चीज़ों का मैंने उल्लेख किया कि वो पढ़ता है, काली पीली आती है, उन सबका मीनिंग है। चेकअप की हर कहानी में हर जो चीज़ लाते हैं वो उसकी मीनिंग होता है। इसलिए अपने को तो चूंकि जो इनके नामकरण किया है अपन दूसरी इतनी समझते नहीं है, हो सकता है कि इनके नाम में भी कोई ना कोई छुपा हुआ हो, गूढ़ बातें छुपी हुई हो। वाकई में एक जबरदस्त कहानी है ये अपने आप में, जो कि हर तरह के लोगों को पसंद आई है, जो कि स्त्री का समर्पित भाव देखना चाहते हैं, बिन अस्तित्वहीनता को देखना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग भी इस कहानी को पसंद करते हैं, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया कहानी है। ऐसे लोग पसंद करते हैं इसका आइडेंटिटी करने से और बनावट दृष्टिकोण से कहानी को देखना, तो हर दृष्टि से लेखक जो है इतना हर कोण से लेखक अपने खरा उतरना आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात होती है। तो कहते हैं ना कि सच सही है कि जो है देखने में छोटे लागे भाव करे, देखने में तो बहुत साधारण कहानी लग रही है, सामान्य कहानी है, अच्छी कहानी है, शुरू से लेकर अंत तक अपन एक सिटिंग में पढ़ जाते हैं। लेकिन आप देखें इसका एरिया पर भाव देखते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, तो लगता है कि कहानी इतनी गूढ़ बातों को अपने आप में छुपाए हुए हैं और संकेतों में विभिन्न प्रसंगों के रूप में उस बात को उजागर करते हैं। थैंक यू। एक पॉइंट आपका चेको के परिचय में रहेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न स्टोरी चेको को क्यों कहा जाता है? एक टेक्निकल बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है, ये कहना भूल गया था। हाँ, मतलब इससे पहले का जो कथा लेखन है, फेबल, फोकलोर और दंत कथाएं, माइथोलॉजी आधारित चीज़ों को लेकर लिखा गया है। फिर चेकव से एक बड़ा ट्रांजिशन, मोपासा से भी बड़ा ट्रांजिशन चेकव है विश्व में कथा लेखन के इतिहास में। वो क्यों है कि अपने आसपास का जीवन को विधिवत, सर ने जो स्ट्रक्चर की बात कही है, एक फॉर्म में कहना,
और इतनी सरलता, सघनता और इतनी सुलभता से कहना कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाए, चाहे वो उसके मेटाफर समझ नहीं पाए, लेकिन कहानी हर कोई पढ़ लेगा। इसलिए चेखव बड़ा लेखक कौन बनता है कि भाई उसकी कहानी की जो ग्राह्यशीलता है वो बहुत लंबी दूरी तक जाती है कि भाई इस कमरे में 50 लोग बैठे हैं तो 50 के 50 ने पढ़ लिए। निर्मल वर्मा बड़े लेखक नहीं है, निर्मल वर्मा एक सीमित दायरे के लेखक है। निर्मल वर्मा को चाहने वाला एक आर्टिस्ट होगा, वो लड़ाई कर लेगा, लेकिन निर्मल वर्मा बड़ा लेखक नहीं है। चेखव बड़ा लेखक है, टैगोर बड़ा लेखक है, शरद चंद्र है, प्रेमचंद, क्योंकि एक आम व्यक्ति पढ़ता है कि रास्ते से भी किसी को पकड़ के लाएंगे और उनके डार्लिंग का अभी यहाँ पाठन कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि डार्लिंग क्या है। का एक कहानी चल रही है जिसको हम बतकही भी कह सकते हैं, या कोई घटना सुन रहा है वो सुन लेगा कि हाँ भाई एक शहर में ऐसी कोई घटना हुई थी। तो इस तरह से हमारे आसपास के जीवन की कहानियों को कहने का जो उस समय का जब कहानियों का दौर बदल रहा था, तो इस वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टोरी कहा गया। चेखव मोपासा से भी एक फायदा ऊपर है, मोपासा से भी एक। और दूसरी बात, उन्होंने एक कोट कहा था वो बड़ा फेमस है, सर ने वो भी चूक गया सर से, मेडिसिन इज माई लॉफुल, मेडिसिन इज माई लॉफुल लाइफ एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। हाँ, ये उनके बाद मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ, वाइफ, लॉफुल वाइफ, लॉफुल धर्मपत्नी है। एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस, प्रेमिका है। प्रेमिका है। यानी कि अपने पेशे में भी बहुत लोकप्रिय थे, जो डॉक्टर थे मूल रूप से, उस पेशे में भी पूरा इलाज करते थे, सारा करते थे। लेकिन अब जीवन की सबसे बड़ी अब नियति को मानिए कि जो डॉक्टर है उसी कोई असाध्य क्षय रोग होता है और इतनी कम अवस्था में इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उस समय टीबी का इलाज ही नहीं था। टीबी से मरे थे, उनके परिवार में 1-2 लोग और भी। उस जमाने में टीबी लाइलाज हुआ। इसने एक बात और कही है जो कि ध्यान रखना है, चेखव कहानियों के लिए और अपने 3 नाटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इन तीनों नाटकों का अनुवाद जो है राजेंद्र यादव ने किया है। मैंने भी कहा, हाँ मैंने भी पढ़ा है इस नाटक को, कभी मूड आए, नाटक का मूड होगा तो पढ़ूंगा। तो ये नाटक भी दुनिया भर में बहुत उम्दा किस्म के माने गए हैं। जैसे कि इनकी कहानी बहुत लोकप्रिय है, वैसे इनका नाटक भी बहुत लोकप्रिय है। 3 नाटक लिखे हैं और बाकी 600 कहानियां लिखी हैं। अब क्या है कि 600+ कहानियां हैं। अभी आपने पूछा था कि ये कहानी का आपने क्यों चुना, बहुत सरलता से लिखी होगी। ये कहानी का चुनाव क्यों किया इन्होंने, उनका उसका भी उत्तर दे देता हूँ। हाँ, आपने किया ना। हाँ, बिल्कुल। 3-3.5 साल पहले हम सर के घर पे, या पुरोहित सर के घर पे, हम चेखव पर बहुत अच्छी बात कर चुके हैं। द लेडी विद द डॉग पर विस्तार से बात की थी। उसके बाद उनकी 3-4 कहानियों पर सर ने फेसबुक पे लिखा भी था, जिसमें से वार्ड नंबर 6, द बैट और ब्लैक मॉन्क। हाँ, ब्लैक मॉन्क। तो 4-5 ये कहानियों में ये भी पढ़ चुके थे। फिर मैंने कोई कहानी पढ़ी नहीं है, मैंने अभी 10 कहानियाँ ऑडियो यूट्यूब पे सुनी। मैं सुन भी लेता हूँ, सुनने से भी पकड़ लेता हूँ चीज़ों को। तो मैंने कहा कि भाई लेडी विद द पर तो हमारी बात हो चुकी है। फिर डार्लिंग को सुना, मैं अटक गया हूँ। मैंने कहा इसमें कुछ बात है, और डार्लिंग को पहले मैंने हिंदी में सुना, फिर इंग्लिश में सुना। मैंने कहा मेरे से कोई बिंदु छूट तो नहीं गया। फिर मैंने कहा कि इसमें बहुत एलिमेंट है जिस पर हम बात कर सकते हैं। फिर इनको पूछा, इनको भी याद नहीं था कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से ये भी भूल चुके थे। तो फिर मैंने कहा इसी पर बात, इस हिसाब से बात। और दूसरी बात क्या है कि आज चर्चा तो सब ऊपर नीचे हो गई,